तो दोस्तों कैसे हो तुम सब लोग। पहले तो एक थैंक यू और एक सॉरी। और थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मेरी पिछली वीडियो थी डीमन स्लेयर के ऊपर जिधर मैंने सभी ब्रीदिंग टेक्निक को एक्सप्लेन किया था, उसका रिस्पांस देखे तो भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरा, कसम से मजा आ गया देख। और सॉरी कि मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका रीजन मैं लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है उस पर बात कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में जुजुत्सु काइसेन की मांगों को कवर करूंगा जिसमें मैं कलिंग गेम्स आर्क का उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इसलिए मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी यूटा वर्सेस यूजी, वो जरूर जाके चेकआउट करना, काफी ज्यादा जबरदस्त वीडियो है। तो स्पॉइलर वार्निंग देते हुए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो चैप्टर 144 में हम देखते हैं कि मेगुमी इतादोरी से हेल्प मांगने के लिए आया है क्योंकि कामोनोरी तोशी ने कलिंग गेम्स को अनाउंस कर दिया है, जिसमें मेगुमी की बहन भी अब फंस चुकी है और अपनी बहन को बचाने के लिए अब उसे इतादोरी की हेल्प चाहिए। तो इतादोरी ये सब सुन के उसको अपने दादा की कही हुई बात याद आ जाती है कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग किड सो हेल्प अदर पीपल। वो तुरंत यूटा को बोलता है कि सुकुना कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहा है मेगुमी को लेके, और मैंने उसकी एक ही बार में 15 फिंगर्स खा ली थी तो मैं सुकुना में कन्वर्ट हो गया था, उसने मेरी बॉडी को टेक ओवर कर लिया था और अब मैं उसकी टोटल 15 फिंगर तो खा ही चुका हूँ। तो बाकी भी अगर बची हुई 5 फिंगर को मैं एक साथ खा भी लूँ तो मैं शायद ही सुकुना में कन्वर्ट होऊंगा। लेकिन अगर बाई चांस मैं सुकुना में स्विच हो जाता हूँ तो प्लीज मुझे मारने से हिचकिचाना मत। तो उधर से यूटा भी रिप्लाई देते हुए बोलता है कि आई डू व्हाट आई कैन। तो इसके बाद ये तीनों डिसाइड करते हैं कि पहले तो जाएंगे जुजुत्सु हाई और उधर जाके सीधा मास्टर टेंगन को कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि गोजो प्रिजन रूम से पैसे बाहर निकलेगा ये सिर्फ मास्टर टेंगन ही बता सकते हैं। और कामोनोरी तोशी का असली मकसद क्या है कलिंग गेम्स आर्क करवाने के पीछे का, ये भी जान लेंगे। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आती है। यूटा बोलता है मास्टर टेंगन को कांटेक्ट करने के लिए उनके कंसीलिंग बैरियर को पार करना होगा और उसके अंदर 1000 दरवाजे जो कि आपस में शफल करते रहते हैं, जिसमें से किसी एक दरवाजे के पीछे हमें मास्टर टेंगन मिलेंगे। तो अगर ये लोग सही दरवाजे को नहीं चुनते हैं तो ये मास्टर टेंगन को कभी कांटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन उधर तभी चोजो आके बोलता है कि उसके पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, वो उनको जुजुत्सु हाई जाके बताएगा। तो ये लोग फटाफट से जुजुत्सु हाई जाते हैं जिधर यूकी के साथ साथ हम माकी को भी देखते हैं। जी हाँ, माकी इज बैक। और माकी को इस तरह देख के यार बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि जो जोगो ने उसको निशान दिए थे ना, वो तब जिंदगी भर कभी नहीं जाने वाले। और यूकी भी ये बात बोलती है कि इवन अ रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करने के बाद भी ये जले हुए निशान अब कभी नहीं जाएंगे माकी को छोड़ के। तो उसके बाद चोजो अपना प्लान एक्सप्लेन करता है और माकी ये सब सुन के बोलती है कि ये सब तो ठीक है पर ये बंदा है कौन लिटरली। तो यूटा उधर से रिप्लाई देते हुए बोलता है कि अभी के लिए तुम इसको मेरा बड़ा भाई मान के चलो। और भाई चोजो सुन के हैरान कि ये मुझे क्या बुला रहा बड़ा भाई। मतलब इससे पहले तो दोनों का रिलेशन थोड़ा ऊपर नीचे था, लेकिन अब जब यूटा ने उसको अपना बड़ा भाई बोल ही दिया तो चोजो शौक के साथ साथ हैरान भी था। तो उसके बाद ये सब सभी लोग निकल पड़ते हैं सीधा मास्टर टेंगन से मिलने के लिए और रास्ते में इनको कई सारे खून के धब्बों के निशान मिलते हैं। तो यूटा पूछता है कि खून के निशान कैसे, और यूकी उन्हें रिप्लाई देते हुए बोलती है कि ये खून के निशान 11 साल पहले के हैं जिधर सब कुछ बिगड़ना शुरू हुआ था। और भाई तभी हमें दिखाई जाती है तोजी फुशिगुरो की फोटो। भाई इस बंदे ने लिटरली आग लगा रखी है जुजुत्सु काइसेन में। मतलब इस बंदे की वजह से ना सबकी जिंदगी बर्बाद हो रखी है, अलग ही लेवल है तोजी। तो इसके बाद जैसे ही ये मास्टर टेंगन के मेन दरवाजे के अंदर पहुंचते हैं तो उधर इन्हों कुछ भी नहीं मिलता, लिटरली कबूतर भी पर नहीं मार रहा हो। तो इतादोरी भी यही बोलता है कि इधर तो कुछ भी नहीं है। तो यूकी बोलती है कि नहीं, हमें रिजेक्ट किया जा रहा है, और वो मनी मन ये भी सोच रही होती है कि शायद सिर्फ मुझे ही रिजेक्ट किया जा रहा है। तो ये सब लोग उधर हताश निराश होके वापस जा ही रहे होते हैं, तभी पीछे से आवाज आती है कि लिविंग सो सून, चाइल्ड ऑफ द जेनिन मिचिजाने डिसेंडेंट, डेथ पेंटिंग वूम्ब एंड सुकुना वेसल। तो ये सबको बेसिकली हाय बोल रहा होता है। तो यूकी बोलती है कि आप मुझे हाय नहीं बोलोगे। तो उधर से टेंगन भी रिप्लाई देते हुए बोलते हैं कि हम पहली बार तो नहीं मिल रहे हैं। तो इसके बाद ये सब लोग पूछते हैं कि आप हमारे सामने पहले क्यों नहीं आए। तो मास्टर टेंगन बोलते हैं कि मुझे लगा कि तुम केंजाकू के साथ मिले हुए हो इसलिए मैं बाहर नहीं आया। तो यूकी बोलती है केंजाकू। तो इधर हमारे सामने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखी जाती है कि जिसको ये लोग कामोनोरी तोशी समझ रहे हैं, जो भी गेटो की बॉडी के अंदर है, उसका नाम तो केंजाकू है। और भी इनके बीच में बहुत सारी बातचीत होती है जिसमें से मेन तो ये है कि 11 साल पहले तो स्टार प्लाज्मा वेसल मर गई थी, जो उसको मर्ज होना था मास्टर टेंगन के साथ। उसके बाद मास्टर टेंगन को कोई प्लाज्मा वेसल मिली ही नहीं मर्ज होने के लिए। तो अब वो इवॉल्व हो चुके हैं और इवॉल्व होने के साथ साथ उनकी जो सेल्फ अवेयरनेस है वो इंडिविजुअली अब अलग ही लेवल पे जा चुकी है और वो अपने आप में एक दुनिया बन चुके हैं। अब इसका मतलब क्या मुझे तो समझ में नहीं आया, अगर तुम्हें समझ में आया तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना मेरे को। तो उसके बाद ये सब लोग पूछते हैं कि केंजाकू का असली मकसद क्या है। तो मास्टर टेंगन उसको बताने से पहले एक कंडीशन रखते हैं कि यूटा ओकोत्सु, यूकी त्सुकुमो और चोजो, इन तीनों में से किसी दो को मास्टर टेंगन को गार्ड करने के लिए इधर रुकना ही होगा केंजाकू से बचाने के लिए। तो यूकी बोलती है कि अभी तक तो आपने हमें कुछ बताया भी नहीं। तो इसके बाद जब मास्टर टेंगन केंजाकू का असली प्लान बताते हैं तो केंजाकू का असली प्लान तो ये है कि वो पूरी की पूरी ह्यूमन काइंड को ही मर्ज करना चाहता है मास्टर टेंगन के साथ। और जब मैं पढ़ रहा था ना तो मैं भी यूटा की तरह यही सोच रहा था कि ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि मास्टर टेंगन तो एक ही आदमी है और वो पूरी की पूरी ह्यूमन काइंड के साथ कैसे मर्ज होंगे, और वो तो सिर्फ स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज हो सकते हैं ना। तो मास्टर टेंगन भी इसका रिप्लाई देते हुए बोलते हैं कि अगर ये चीज 11 साल पहले होती तो शायद ये नामुमकिन था, क्योंकि 11 साल पहले जो उनकी स्टार प्लाज्मा वेसल मर चुकी है और वो
बेसिकली इवॉल्व हो चुके हैं, तो वो किसी के साथ भी मर्ज हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, वो ये भी बताते हैं कि जो भी ह्यूमन उसके साथ मर्ज होगा ना, वो एक अलग ही लेवल का बंदा बन जाएगा, वो सॉर्सरर से भी ऊपर कुछ बन जाएगा। और मास्टर टेंगन हमें ये भी बताते हैं कि उनके पास एक बैरियर टेक्निक है जिससे वो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन काइंड हमेशा इवॉल्व करता रहता है, और जैसे उसका सेल्फ कंट्रोल खोएगा और वो रेज आउट करेगा तो दुनिया का तबाह होना पक्का है। और जो अभी टोक्यो के साथ हो रहा है ना, वो पूरी दुनिया के साथ होगा आगे जाके। तो इतादोरी पूछता है कि ये सब केंजाकू करेगा क्यों? तो मास्टर टेंगन बोलते हैं कि वो किसी ह्यूमन हार्ट को नहीं देख सकते, इसलिए उन्हें मालूम नहीं कि केंजाकू ऐसा क्यों करेगा। तो फिर माकी बहुत ही अच्छा सवाल रखती है कि अगर आपने मना कर दिया तो फ्यूज होने से, मर्ज होने से, तो क्या होगा? तो इधर हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट रखा जाता है जिसको फट के मेरी गांड फट के हाथ में आई और इन सब की भी गांड फट के हाथ में आ जाती है। तो ध्यान से सुनना। तो मास्टर टेंगन बोलते हैं अगर ये 11 साल पहले होता ना तो शायद नामुमकिन होता, लेकिन अब जब मैं इवॉल्व हो चुका हूँ तो अब मैं ह्यूमन से ज्यादा एक कर्स स्पिरिट बन चुका हूँ। और अभी केंजाकू जिसकी बॉडी में है वो उसका नाम है गेटो, और गेटो की मेन पावर यही है कि कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन। और ये सुनते ही भाई मेरे को तो गूज़बम्स अभी भी आ रहे हैं बोलते हुए। और इन सब का ये पैनल देखो एक बार तुम, मतलब फट के हाथ में आ गया लिटरली। और मुझे पढ़ने के बाद समझ में आया कि केंजाकू ने क्यों गेटो की बॉडी पे कब्जा किया था। उसका मतलब वो बहुत ही पहले से प्लान कर रहा है ये सब कुछ, बहुत ही पहले से। तो यूकी पूछते हैं कि वो सब अभी क्यों कर रहा है, वो पहले भी कर सकता था। तो मास्टर टेंगन हमें ये भी बताते हैं कि केंजाकू ने इसकी कोशिश पहले भी करी थी 2 बार, लेकिन वो 6 आइज से 2 बार हार चुका था। तो इसलिए वो 6 आइज को मारने के बजाय उसको सील करने के लिए प्रेजेंट रेम को ढूंढने लगा। और मैं प्लाज्मा वेसल 6 आइज सब के सब फेट के द्वारा कनेक्टेड थे, लेकिन जैसे ही तोजी जेनिन की एंट्री होती है ना, इन सब की डेस्टिनी तबाह हो जाती है। मतलब इधर भी तोजी, इस बंदे ने तो जीना हराम कर रखा है भाई जुजुत्सु काइसन में सबका। और उसके बाद एक बंदा और आता है जो कि कर्स स्पिरिट मैनिपुलेट कर सकता है, जिसका नाम है गेटो। इन दोनों के आने के बाद इनकी डेस्टिनी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और हमें इसके बाद ये भी पता चलता है कि केंजाकू इस गेम कलिंग गेम का मेन मास्टर है ही नहीं। अगर ये लोग केंजाकू को मार भी देते हैं ना तो भी ये गेम रुकने वाला नहीं है। कलिंग गेम, ये गेम चलता ही रहेगा। ये गेम तब तक नहीं रुकेगा जब तक सभी प्लेयर्स मर नहीं जाते। तो इसके बाद ये लोग गोजो को कैसे प्रेजेंट रूम से बाहर निकलने इसके बारे में पूछने ही वाले होते हैं कि तभी मास्टर टेंगन बोलते हैं कि पहले डिसाइड करो कि रुकेगा कौन। तो हम देखते हैं कि यूकी और चोजो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों मास्टर टेंगन को गार्ड करने के लिए रुकेंगे इधर। तो इसके बाद मास्टर टेंगन थैंक यू बोल के हवा में से कहीं से पता नहीं एक बॉक्स निकालते हैं जो कि होता है प्रेजेंट रूम का बैग। जी हाँ, जो गेटो के पास है वो है प्रिजन रूम का फ्रंट गेट, और जो इनके पास है वो है प्रिजन रूम का बैक गेट। लेकिन इसको खोलने के लिए 2 वेपन लगेंगे, और 2 वेपन वो कौन कौन से हैं? इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन और ब्लैक रोप। और दोनों के दोनों डिस्ट्रॉय हो चुके हैं लिटरली। मतलब यार सच में इससे ज्यादा बदतर हालत ना हो ही नहीं सकती भाई। और दोनों को डिस्ट्रॉय किसने किया? गोजो ने ही किया है। Dada, why? Why, Dada, why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up! Shut up! मतलब इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन को तो जब उसकी फाइट तोजी से हुई थी ना, तोजी को मारने के बाद वो उसको डिस्ट्रॉय करता है। वो इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन को डिस्ट्रॉय कर देता है, और ब्लैक रोप को वो 1 साल पहले तबाह कर देता है। और मेगुमी और फुशिकुरा जब ये सब दोनों सुनते हैं ना, मतलब वो लोग तो यही सोच रहे हैं कि मैं माता चोद हूँ जो इसमें आया। और फिर यूटा भी बोलता है कि वो भी ब्लैक रोप के लिए अफ्रीका गया था, लेकिन उधर भी उसको ब्लैक रोप नहीं मिला। तो यूकी पूछते कि और कोई तरीका है कि नहीं। तो मास्टर टेंगन बोलते हैं एक तरीका है। 1000 साल पहले एक ऐसा सॉर्सरर था जो अभी कलिंग गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो अपने आप को एंजल बुलाता है। हाँ, ये लड़का है पर अपने आप को लड़की बुला, जिसका नाम है हाना कुरुसु। और उसकी मेन कर्स टेक्निक यही है कि वो किसी भी कर्स टेक्निक को कैंसिल आउट कर सकती है। तो इसके बाद हमको बताया जाता है कि कलिंग गेम्स क्या है, उसके रूल्स कौन कौन से हैं। तो कलिंग गेम बेसिकली जापान के 10 सिटीज में होने वाले, जिनको इधर कॉलोनी बोला गया है। तो इसके टोटल 8 रूल है। तो उनमें से पहला रूल तो ये है कि जो भी बंदा अपनी कर्स टेक्निक को एक्टिवेट कर लेगा उसको 19 दिन के अंदर पार्टिसिपेट करना ही होगा कलिंग गेम्स के अंदर। और दूसरा रूल ये है कि जिसने भी पहला रूल फॉलो नहीं किया उसकी कर्स टेक्निक रिमूव कर दी जाएगी, मतलब बेसिकली उसको मार दिया जाएगा। तो इसमें भी एक एक्सेप्शनल है, जैसे कि माकी, क्योंकि अब माकी के पास तो कोई कर्स टेक्निक है ही नहीं, कर्स एनर्जी है ही नहीं, तो वो कैसे मरेगी। और तीसरा रूल ये है कि जो भी नॉन प्लेयर होगा, अगर वो किसी कॉलोनी में एंटर करेगा जिधर कलिंग गेम्स हो रहे हैं, तो उसे भी पार्टिसिपेट करना ही होगा। तो इतादोरी पूछता है कि जो भी बंदा पहले से अंदर है सिविलियंस, उनका क्या होगा। तो मास्टर टेंगन उसे बताते हैं कि उनको एक बार मौका जरूर दिया जाएगा बाहर निकलने। और चौथा रूल ये है कि हर एक प्लेयर को पॉइंट मिलेंगे दूसरे प्लेयर को मारने के, मतलब जान से मारने के। और 5वां रूल ये है, ये पॉइंट दिए जाएंगे इस गेम मास्टर के द्वारा, जिसका नाम है कोगाने। हर एक सॉर्सरर को जान से मारने पे 5 पॉइंट, और नॉन सॉर्सरर को जान से मारने पे 1 पॉइंट मिलेगा। और इसका 6वां रूल ये है, जिस भी प्लेयर के 100 पॉइंट्स के ऊपर हो जाते हैं तो वो एक नया रूल ऐड कर। तो ये सब लोग निराश हो जाते हैं कि एक रूल ऐड कर सकते हैं, इसके बजाय हम एक रूल को हटा नहीं सकते क्या। तो मेगुमी बहुत ही अच्छा आइडिया देता है कि हम एक ऐसा नया रूल बना देंगे जो कि पहले किसी रूल को काट रहा हो। तो 7वां रूल ही यही है कि
रूल है ना, जो भी प्लेयर नया रूल बनाएगा तो उसको मास्टर कोगा ने देखेगा कि वो किसी पहले रूल को काट तो नहीं रहा है, मतलब उसको कुछ इफेक्ट तो नहीं कर रहा है। अगर इफेक्ट नहीं कर रहा है तभी वो रूल जाके आगे जाके पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। और 8वां मेन रूल ये है कि अगर किसी भी सॉर्सर के जो पॉइंट्स है वो अगर 19 दिन तक सेम रहे तो भी उसकी कर्स टेक्निक रिमूव कर दी जाएगी और उसे जान से मार दिया जाएगा। तो ये तो हो गए कलिंग गेम्स के रूल। और जैसे इन सबको ये सब मालूम चलता है तो ये सब अपना अपना टास्क करने निकल पड़ते हैं। यूकी और चोजो रुकेंगे इधर मास्टर टेंगे को गार्ड करने के लिए केंजाकू से, और माकी सीधा जाएगी जेनिन क्लैन कर्स टूल को इकट्ठा करने, और यूटा सीधा जाएगा कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करने और इन्फॉर्मेशन गैदर करने। और वो ये भी बोलता है कि वो थोड़ा अलग कॉलोनी में जाएगा क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि हम आपस में एक दूसरे को मारने लग जाए। लेकिन तभी हमारे सामने एक इन्फॉर्मेशन रखी जाती है कि बैरियर के अंदर तो फोन का सिग्नल ही नहीं है, फोन काम ही नहीं करेंगे। और तुमने अगर ध्यान से सुना होगा, मैंने पहले बोला था कि इतादोरी ने यूटा को बोल के रखा हुआ कि अगर मैं सुकुना में स्विच करूंगा तो प्लीज मुझे जान से मार देना। तो अब जब फोन काम ही नहीं करेंगे तो कैसे यूटा इतादोरी को मारेगा तो मालूम नहीं। तो ये सब यही सोच रहे होते हैं कि तभी मेगुमी आके बोलते हैं कि भाई तू इतना सोच मत, अगर ऐसा कुछ होता है ना तो मैं मर जाऊंगा पहले और तू सुकुना को बोल दे कि वो तेरे को मार दे। तो इतादोरी बोलता है कि मैं यही तो नहीं चाहता ना कि ऐसा कुछ हो। और इसके बाद हमें एक अलग सीन दिखाया जाता है जिधर एक बंदा स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा होता है, और भाई कसम से बहुत ही ज्यादा बॉस कॉमेडी होती है ये, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन ये बंदा और कोई नहीं, हमारा तकावा है। जिन्होंने मांगा रीड करी है उनको मालूम होगा कि ये बंदा कौन है, और ये भी कलिंग गेम का प्लेयर ही है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रिंसिपल यागा को, जिसको डेथ सेंटेंस दे दिया गया है शिबुया इंसिडेंट के बाद। क्योंकि प्रिंसिपल यागा की जो कर्स टेक्निक है वो इकलौती ऐसी टेक्निक है जुत्सु काइसन में, मतलब जो डॉल वो क्रिएट करते हैं ना उसके अंदर वो जान डाल सकते हैं। और ये चीज हायर अप्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, क्योंकि वो ऐसा करके अपनी एक अलग आर्मी तक खड़ा कर सकता है प्रिंसिपल यागा। तो तुम सब यही सोच रहे होगे कि अभी तक जिंदा क्यों है फिर, और उसका मेन कारण है गोजो सातो, है ना। क्योंकि प्रिंसिपल यागा गोजो के लिए मास्टर पहले है, प्रिंसिपल बाद में जुत्सु हाई के। और गोजो के सामने तुम उसके मास्टर को मार के अगर जिंदा वापस चले गए ना तो मेरा नाम बदल लेना उस पे। और क्योंकि अब गोजो तो है ही नहीं, इसलिए उसकी डेथ सेंटेंस को वापस जारी कर दिया गया है। और जो हमारे गाकुगंजी बाबा जी हैं वो भी उससे यही पूछते हैं कि तुम्हें सच में मालूम नहीं, तुम ये कैसे करते हो। तो प्रिंसिपल आगे बोलते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं। तो इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कुसाबे पांडा को रिलीज कर देते हैं, और वो बोलते हैं कि तुम किसी को बताना मत कि मैंने किया है। तो पांडा पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो कुसाबे बोलता है कि आई एम इन हिज डेब्ट। तो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिधर कुसाबे की बहन का जो बेटा है वो एक एक्सीडेंट में मर जाता है। तो प्रिंसिपल यागा जो है वो एक डॉल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर वो कुसाबे की जो बहन है उसके बेटे की मेमोरी उस डॉल के अंदर डाल देते हैं। और जैसे वो डॉल बोलता है ना कि आई एम अ जीनियस राइट, तो की बहन एकदम इमोशनल होकर उसको गले लगा लेती है अपना बेटा समझ के। और कुसाबे प्रिंसिपल यागा को थैंक यू भी बोलता है एकदम रोते हुए। तो हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि प्रिंसिपल यागा को मारने के लिए उनका जो एग्जीक्यूशनर है वो आ चुका है। और प्रिंसिपल यागा उसको देख के बोलते हैं कि अब जब गोजो सातोरो नहीं है तो हर कोई खुलेआम घूम रहा है मुझे मारने के लिए। और तभी उधर साइड से आते हैं हमारे गाकुगंजी बाबा, और वो आते ही सीधा प्रिंसिपल यागा को मार देते हैं। और इसके बाद प्रिंसिपल यागा अपनी जो टेक्निक है उसको भी रिवील करते हैं, और गाकुगंजी बाबा ये सब सुन के बोलते हैं कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, अगर तुम ये पहले मुझे बताते तो तुम अपना एग्जीक्यूशन अवॉइड कर सकते थे। तो प्रिंसिपल यागा बोलते हैं कि ये तो एक कर्स है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और तभी पीछे से पांडा आ जाता है, और पांडा गाकुगंजी बाबा को कुछ भी नहीं बोलता, वो सीधा जाता है प्रिंसिपल यागा के पास और रोने लगता है। और तभी ये टकला उनसे पूछता है कि तुम मुझे मारोगे नहीं, मुझसे नफरत नहीं करते। तो पांडा बोलता है कि तुम अपने झगड़ों में मुझे मत घसीटो, और वैसे भी तुम्हारा रिश्ता कोई इतना बुरा नहीं था प्रिंसिपल यागा के साथ, तुमने तो वही किया जो तुम्हें हायर अप्स ने बोला। पर एक चीज जरूर याद करना कि पांडा भी रोते हैं, और इधर हमारे प्रिंसिपल यागा की डेथ हो जाती है। तो हाँ, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो इधर मैंने चैप्टर 144, 145, 146 को कवर कर दिया है। तो अगली जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो होने वाली है माकी का बीस्ट मोड और किंजी हकारी की अपीयरेंस। तो ये दो चीजों को मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। तो वो वीडियो अगर जल्द से जल्द चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट। और जो मैंने वीडियो में सॉरी मांगा था ना, वो सॉरी इसलिए था क्योंकि यार माफ कर देना, वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, मैं जिधर कंपनी में काम करता हूँ उधर सैलरी ढंग से डालते नहीं है लोग टाइम पे। मतलब सैलरी डालनी चाहिए इनको 7 तारीख को, डालते हैं 9 तारीख 10 तारीख को, और मेरा नेट पैक खाली हो जाता है 3 तारीख को ही। इसलिए 4 दिन बिना नेट पैक के मैं वीडियो कैसे अपलोड करूँ। खैर मेरी दुख दर्द तो जब मेरे हो जाएंगे 50,000 1 लाख सब्सक्राइबर तब बताऊंगा। पर अब से वीडियो रेगुलर आने वाली है क्योंकि मेरी पेमेंट हो चुकी है और मैंने नेट पैक डाल दिया है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माता में।